स्वागतं स्वागतं सर्वेषाम् आगन्तव्यम्। आइए, स्वागत है आप सबका। फटाफट आइए और प्रारंभ किया जाए। आवाज़ आ रही है मेरी? ध्वनि गच्छति? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? स्वागतं सर्वेषाम्। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आवाज़ आ रही है कृष्णदास? ध्वनि आगच्छति तत्र? प्रणमाम प्रणमाम। तो चलो प्रारंभ करें अब। कृदंत प्रकरण अपना चल रहा है व्याकरण का, और इस कृदंत प्रकरण में आज कृत्य प्रत्यय को अपन ने कल तक पूरा कर लिया था। आज अपना पूर्व कृदंत प्रकरण चलेगा। कृदंत प्रकरण में पूर्व कृदंत, तो प्रारंभ किया जाए। मन्ये आगताः सर्वे यावन्तः अपि छात्राः सन्ति, अतः मन्ये प्रारंभे कश्चन प्रत्यवायो नास्ति इति मन्ये। चलिए, तो कृदंत प्रकरण अपन पढ़ेंगे। तो कृदंत प्रकरण जो है, इस प्रकरण में कृत प्रत्यय की विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि पहले भी जो अपन ने पढ़ा था वो कृत प्रत्यय ही था, लेकिन कृत प्रत्यय में ही कुछ प्रत्ययों को हमने विशेष नाम दिया था कृत्य प्रत्यय। तो अर्थ की दृष्टि से अलग अलग अर्थों में प्रत्यय विधान करने के लिए कृत्य प्रत्यय विशेष का विधान करके, और वहाँ ये बताया गया था कि कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होंगे। उन कृत्य प्रत्ययों के प्रयोग में हमने देखा था कि भाव और कर्म अर्थ में जहाँ प्रत्यय हुआ था, वहाँ सब जगह कर्ता से हमने तृतीया विभक्ति की थी, और विशेष जो भी प्रत्यय थे उन प्रत्ययों को क्रमिक धातु के आधार पर, जिस प्रकार के धातु थे, जो अर्थ विशेष को बताने के लिए प्रत्यय का विधान किया गया था, उस सब को हमने पढ़ा था। चाहे वो तब्यत हो, अनियर हो, केलिमर हो, यत, ण्यत आदि क्यप, ये जितने भी प्रत्यय थे हम पढ़ चुके थे, और वो सभी प्रत्यय धातु से भाव कर्म अर्थ में था। तो इस तरह से कृत्य प्रकरण को हमने मुख्य मुख्य जितने भी सूत्र थे और जो आवश्यक उदाहरण था उस सब का अध्ययन किया। आज हम तो कृदंत प्रकरण में भी इसको दो भाग में बांटा है, एक पूर्व कृदंत और एक उत्तर कृदंत। तो पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत के रूप में
कृदंत चूँकि कृत प्रत्यय जिसके अंत में होगा वो प्रत्यय जहाँ कहीं भी रहेगा सब कृदंत कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रकरण कृदंत प्रत्यय हैं। और कृदंत प्रत्यय किस अर्थ में होगा, कहाँ होगा, तो इसके लिए हमने प्रारंभ में बताया था कि इस सूत्र में कर्तरीकृत सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय का विधान होगा। तो पहले तो कृत्य और कृत प्रत्यय में अंतर समझ लीजिए कि कृत्य प्रत्यय जो था वो भाव और कर्म अर्थ में था। यहाँ पर में आज हम जो कृत प्रत्यय प्रारंभ कर रहे हैं विशेष, वो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा। तो किसी भी धातु से किसी भी क्रिया को करने के लिए जो अर्थ बताना है, क्रिया को करना, क्रिया को करने वाला, तो जिस क्रिया का आश्रय कोई होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अर्थात जहाँ क्रिया मुख्य रूप से अन्वित होता हो वही कर्ता होता है। इसीलिए हमने कारक प्रकरण में स्वतंत्र कर्ता पढ़ाते समय कहा था कि जो धातु का जो प्रधान अर्थ है उस प्रधान अर्थ का व्यापार रूप जो अर्थ उसका जो आश्रय होता है वो कर्ता होता है। तो इस प्रकरण में किसी भी धातु से उस कार्य को करने वाला ये अर्थ बोध हमको करना है और इस अर्थ में हम सारे प्रत्यय विधान करेंगे। तो अब यहाँ थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा कि आपने पहले पढ़ा है कि ये सारे प्रत्यय किससे होंगे, धातु से। तो धातु सूत्र के अधिकार होने से हम सभी सूत्रों में ये अर्थ अपने पूर्व से करते आएंगे। धातु से कर्तरीकृत सूत्र से कर्ता अर्थ आ जाएगा, इसीलिए कहेंगे कर्ता अर्थ में। और सूत्र के द्वारा जिस प्रत्यय का विधान करेंगे वो प्रत्यय जोड़ देंगे। तो इस तरह से इस प्रकरण विशेष में हम धातु से कर्ता अर्थ को बताने के लिए ये सारे प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। अब इन प्रत्ययों में हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय लगने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है जिससे हम उस उदाहरण को अच्छी तरह समझ सकें। तो परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकरण विशेष में मूल रूप से प्रत्यय लगने के बाद जो बदलाव आता है वही बदलाव आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से प्रधान प्रष्टव्य होता है। तो किस अर्थ में धातु का क्या विग्रह के रूप में प्रयोग करेंगे और उससे कर्ता अर्थ बनने पर क्या प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय का क्या परिवर्तन हुआ, बीच में विशेष क्या काम हमको करना है, ये सारी बातें ही इस कृदंत प्रकरण में मुख्य रूप से है। तो इस तरह से इस आपके सिलेबस के आधार पर जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको लेते हुए और जहाँ कहीं भी आवश्यकता अनुसार विशेष चीज़ें हैं अपवाद क्षेत्र को भी, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम पाठ प्रारंभ करेंगे। तो इतना ध्यान रखिए आप लोग कि हम किसी भी सूत्र के द्वारा प्रायः प्रत्यय का ही विधान करेंगे, लेकिन उसमें इतना अर्थ कि धातु से कर्ता अर्थ में ये आपको अपने तरफ से सभी सूत्रों में अर्थ करते जाना है। अवगतम? तो इस तरह से तो यद्यपि इन सूत्रों में, इन प्रकरणों में सूत्र की व्याख्यान की दृष्टि से सूत्र के शास्त्र की अन्य प्रकरणों की तरह विशेष व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के लिए आवश्यक जितना है सूत्र का अर्थ कैसे निकलता है, क्या क्या प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें
कम से कम ध्यान में रखना आवश्यक होगा। अवगतम। तो देखिए, आप जैसे इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं तो पहला सूत्र है णौलत त्रिचौ। तो णौलत त्रिचौ जो है, ये दो चीज़ें इसमें विधान किया है। हमने सूत्र का अर्थ विधान करते समय प्रायः आप लोगों को कहा हो कि एक तो ध्यान रखिए कि सूत्र में अर्थ करते समय यदि विभक्ति का कुछ ज्ञान हमको हो जाता है तो सूत्र का अर्थ सामान्य रूप से लग जाता है। तो सूत्र के अर्थ करने के लिए क्या कहा था कि कुछ सामान्य विभक्ति के द्वारा सूत्र को कैसे हम समझें। तो हमने कहा था कि यदि मान लो पता चल जाए कि प्रथमा विभक्ति है किसी पद में, तो इसका मतलब वह कार्य का विधान करता है, वह कार्य होना है। यदि कहीं पंचमी विभक्ति लगी हो तो काम उसके बाद में होगा। यदि कहीं षष्ठी विभक्ति हो तो काम उसके स्थान में होगा जिसमें षष्ठी लगी है। जिसमें पंचमी लगी है उसके बाद में काम होगा। जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी है या तो वो चीज़ बाद में होने पर होगा या उस अर्थ में होगा। तो ये दो चार पाँच विभक्ति है जिसका प्रयोग हम सूत्र में अधिकतर करते हैं। उस अर्थ को ध्यान में रख कर के सीधा सीधा अर्थ आपको करना चाहिए या सीखना चाहिए। तो जैसे मान लो कि इस सूत्र में दो ही पद है, णबुल और त्रिचौ। तो णबुल त्रिचौ को समास करके प्रथमा के द्विवचन में रूप दिया है कि णबुल च त्रिच च। तो ये दोनों प्रत्यय है। इन दोनों प्रत्ययों को रख करके कि णबुल और त्रिच और द्वंद्व समास करके प्रथमा के द्विवचन में णबुलत त्रिचौ कहा। तो प्रथमा विभक्ति का ज्ञान होते ही अर्थ करेंगे णबुल और त्रिच प्रत्यय हो या होता है। किससे होता है? तो हमने आपको कहा कि सूत्र में धातु का अधिकार है, धातु का। अब धातु में विभक्ति कौन सी है? पंचमी। तो पंचमी जब विभक्ति है तो सीधा अर्थ होगा कि धातु से णबुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। धातु में पंचमी विभक्ति होने के कारण धातु के उत्तर में, धातु के बाद में पंचमी विभक्ति होने से प्रत्यय धातु के बाद में करेंगे। अवगतम। और चूंकि प्रत्यय भी परश्च अधिकार में आता है तो प्रत्यय पर में ही होगा। तो धातु निमित्तक ये प्रत्यय बाद में होगा। किस अर्थ में होगा? तो हमने कहा कर्तरी कृत सूत्र से कर्तरी ये पद आता है और कर्तरी में सप्तमी विभक्ति है। तो सप्तमी विभक्ति अर्थ होने से यहाँ विषय अर्थ में सप्तमी है। तो कर्ता विषय में माने कर्ता अर्थ होने पर, तो यदि कर्ता अर्थ बताना हो तो धातु से णबुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। ये सीधा सूत्र का अर्थ अपने आप निकल जाता है। अवगतम। तो इसीलिए इस सूत्र के वृत्ति में लिखता है धातोः एतौ स्तः, माने धातु से ये दोनों प्रत्यय होते हैं। तो एतौ के द्वारा किसको पकड़ रहे हैं? णबुल और त्रिच प्रत्यय को। तो अब यहाँ कर्ता अर्थ बताने के लिए किसी कार्य को करने वाला इस अर्थ में दो तरह के प्रत्ययों का विधान कर रहे हैं। एक तो णबुल प्रत्यय और एक त्रिच प्रत्यय। अब ये ध्यान देना, णबुल और त्रिच प्रत्यय जो है, तो णबुल प्रत्यय में णबुल में ण की इत संज्ञा हो जाएगी और ल की इत संज्ञा हो जाएगी। तो ल की इत संज्ञा तो हलंत्यम सूत्र से करेंगे, क्योंकि अंत में उपदेश के अंत में जो हल वर्ण उसकी इत संज्ञा होती है। तो उपदेश कौन है? धातु, आगम, प्रत्यय, ये सारे उपदेश कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय भी उपदेश है और उस उपदेश के अंत में वर्ण कौन आ गया? ल। तो णबुल में ल की इत संज्ञा हो जाएगी।
और णकार जो है वो टवर्ग के अंतर्गत आता है। तो हमारा सूत्र है एक चूटू। चूटू सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग और टवर्ग होता हो तो उसकी संज्ञा होती है। तो इस तरह से चूटू सूत्र से णवुल के नकार की संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से ल की संज्ञा हो जाएगी और शेष इसका बचेगा वू। अब ये एक चीज़ ये आती है कि आपने कहा कि इसमें अलग अलग इत्संज्ञा आपने की, तो जब इत्संज्ञा करके आपको वू ही बचाना था तो वही णवुल त्रिचौ सूत्र के बदले वू त्रिचौ सूत्र बना दीजिए। णवुल कहने की क्या ज़रूरत है? तो आपको मैंने बताया था या इत्संज्ञा सासा फलवती, जहाँ जहाँ इत्संज्ञा होती है वो फलवती होती है, उसका कोई न कोई कार्य होता है। अवगतम? तो यत्र यत्र इत्संज्ञा तत्र तत्र किमपि प्रयोजक, इत्संज्ञा का कोई न कोई प्रयोजन है। बिना इत्संज्ञा का प्रयोजन का कहीं भी इत्संज्ञा नहीं करते हैं। तो हर वर्ण की इत्संज्ञा का कोई प्रयोजन है। तो णकार की जहाँ इत्संज्ञा होती है प्रत्यय में, वहाँ विशेष काम हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहीं वृद्धि होती है ये त्रिणित प्रत्यय परे रहने पर, तो अजंत अंग को अचोणीति सूत्र से जब वृद्धि करते हैं तो वो वृद्धि णित प्रत्यय होने पर ही होते हैं, णकार की संज्ञा होने पर ही। इसका मतलब णवुल प्रत्यय होने पर हमें वृद्धि रूप कार्य करना है, तो उस वृद्धि रूप आदि कार्य करने के लिए णकार की संज्ञा होना आवश्यक है। अवगतम? इसी तरह से जैसे मान लो लकार है, उसकी संज्ञा करते, तो हमने आपको बहुत जगह उदाहरण में बताया कि तकार की संज्ञा करने से तित स्वर होता है। इसी तरह से लकार की संज्ञा करने, इस तरह से हमें ये यहाँ ध्यान रखना है कि कहीं पर में भी इस संज्ञा का विशेष प्रयोजन तो होता है, तो कुछ प्रयोजन तो हमें दृष्ट रूप में प्रयोग में दिखाई दे देता है, लेकिन कुछ प्रयोजन ऐसे होते हैं जो शास्त्रीय प्रयोग में, अन्य उच्चारण आदि में या यज्ञादि कार्य में स्वर विशेष के प्रयोग होने पर होता है। तो उन प्रयोगों को हम व्यवहार में नहीं देखते हैं, इसीलिए वो स्मरण में नहीं रहता या उसको हम प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो काम डायरेक्ट किसी न किसी कार्य को विधान करेगा वो हमें ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए। तो णवुल में लकार की संज्ञा होती है लित स्वर विधान करने के लिए, णकार की संज्ञा होती है वृद्धि आदि कार्य को करने के लिए। अतः णवुल प्रत्यय ही विधान किया विशेष कार्य को बताने के लिए, और परिवर्तन जो शेष रह कर के कार्य करना है वो वू से हम करेंगे। अवगतम? अब यहीं पर में हमने आपको बताया कि ये णवुल और त्रिच प्रत्यय किससे हो, तो इस अर्थ को बताने के लिए कह रहे हैं कर्तरि कृत, मैंने कर्ता अर्थ में ये सारे प्रत्यय होते हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमें करोति इति इस अर्थ में प्रयोग बनाना है, तो करोति ये जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब कर्ता अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि करोति शब्द जो है इसमें तिप प्रत्यय कर्ता अर्थ में है। तो करोति इस अर्थ को यदि भूत अर्थ को बताना होता है तो कृतवान इत्यादि अर्थ, तो कर्ता अर्थ में वर्तमान काल को बताने के लिए हम करोति प्रयोग करते हैं। तो इस प्रयोग में भी कर्ता अर्थ में जब भी किसी धातु से हम विग्रह करेंगे तो इसी तरह से प्रथम पुरुष लट्लकार इत्यादि में जो प्रयोग होता है उसी को विग्रह वाक्य के रूप में हम बनाएंगे अर्थ करने के लिए। तो करोति इति अर्थात करोति इत्यर्थे, करोति इति अस्मिन् अर्थे, तो क्री धातु है। अब क्री धातु से णवुल त्रिचौ सूत्र से कर्ता अर्थ में णवुल प्रत्यय करेंगे। णवुल प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? वू। अब वू जो बचा तो उसमें अब विशेष काम करना है। तो विशेष काम करने के लिए
आगे सूत्र आएगा एक युवोरनाकौ। तो युवोरनाकौ जो सूत्र है, ये सूत्र क्रम से यू और वू के स्थान पर अन और अक आदेश करेगा। तो यू और वू दो चीज़ है, युश्च वुश्च। तो यू और वू तयोः युवोः, उन दोनों को एक साथ प्रयोग करके षष्ठी के द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? युवोः। तो ये युवोः में षष्ठी है, इसीलिए ये उद्देश्यवाचक है और इसके स्थान पर काम करना है षष्ठी होने से। और अन अकौ, अंच अक्च इति अन अकौ, ये द्वंद्व समास में फिर द्विवचन में। तो ये दोनों विधेय पद है। तो यहाँ जो उद्देश्यवाचक पद अथवा स्थानीयवाचक जो पद है यू और वू, ये दो है। अण और अक, ये दो आपके आदेश हैं विधेयवाचक। तो ऐसी स्थिति में हमने एक सूत्र पढ़ा है, यथासंख्य मनुदेश समानम, कि यदि उद्देश्य और विधेय, स्थानीय और आदेश दोनों की संख्या यदि समान हो तो ऐसी स्थिति में कार्य क्रमिक होता है। तो प्रथम जो स्थानीय है यू, प्रथम जो स्थानीय है, द्वितीय स्थानीय जो है वू, इसके स्थान पर क्रमशः प्रथम के स्थान पर प्रथम आदेश, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय आदेश होगा। तो यू के स्थान में परिवर्तन अन और वू के स्थान में परिवर्तन अक करेंगे। अब ये जो यू है, चाहे किसी भी प्रत्यय से करेंगे, जिस प्रत्यय का शेष यू बचेगा उस सभी जगह पर यू को अन में बदलना है हमको। तो चाहे वो ल्युट प्रत्यय हो, वहाँ भी यू शेष बचेगा, चाहे युच प्रत्यय हो तो वहाँ भी यू बचेगा। तो जिस प्रत्यय का शेष यू होगा, किसी भी प्रत्यय के द्वारा उसके स्थान में परिवर्तन हमको अन करना है। इसी तरह से हमको कहीं भी किसी भी प्रत्यय के द्वारा णवुल है, उसके स्थान पर यदि हमको वू शेष बचा है तो उसके भी स्थान पर करेंगे। वुई छन कठ इत्यादि जो है, कहीं भी वुई इत्यादि करने पर जो वू बचा उसके भी जगह करेंगे। तो किसी भी प्रत्यय के द्वारा शेष यदि वू बचता है तो उसके भी जगह अक आदेश होगा। तो अब यहाँ आपने णवुल प्रत्यय किया है, तो णवुल प्रत्यय करने के कारण जो शेष बचा है वू, उस वू के स्थान पर युवोर्णा को सूत्र से अक आदेश कर दिए। तो स्थिति हमारी बनी क्री प्लस अक। अब इस क्री प्लस अक इस अवस्था में णवुल प्रत्यय में चूंकि णकार की संज्ञा है तो णित प्रत्यय आपका पर में हो गया। यहाँ पर मैं कल भी बताया था कि अब ये जो क्री धातु है, प्रकृति जो है, इसकी अंग संज्ञा होगी। अंग संज्ञा करने वाला भी सूत्र बताया था, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, यह प्रत्यय स्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् परे अंग संज्ञम स्यात्। तो इस तरह से संपूर्ण जो क्रिय है उसकी अंग संज्ञा होगी। अब इस अंग संज्ञक में सूत्र हमारा आ गया अचोणिति। वो कहता अजंत अंग को वृद्धि हो। तो अजंत अंग को वृद्धि हो तो अच है जिसके अंत में ऐसा जो अंग संज्ञक, तो अंग संज्ञक कौन हो गया? क्री। उसका अंतिम अच कौन हो गया? री। उस री को हम करेंगे वृद्धि। तो हमेशा री को वृद्धि क्या करते हैं? आर। वृद्धि तो आ ही होता है, लेकिन आप लोग पढ़े हो सूत्र उरन रपरह कि री के स्थान पर यदि किसी सूत्र के द्वारा अ का विधान हो, यदि ई का विधान हो, यदि ऊ का विधान हो, तो तीनों प्रकार के विधान होने पर हमेशा र के साथ में प्रयुक्त होता है। तो चाहे वृद्धि रूप वर्ण करे आ तब भी र लगेगा, गुण रूप वर्ण हम करें अ तब भी र लगेगा। तो इस तरह से वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है हमारे पास वो आ करेंगे और री के स्थान में होने के कारण रेप के साथ में प्रवृत्त होगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि री को वृद्धि हम आर करते हैं। तो आर वृद्धि हो जाएगी,
स्थिति क्या बना, कार प्लस अक जाके मिल गया, आपका बन गया कारक। अब यह कारक शब्द हो गया आपका कृदंत प्रातिपदिक। इस कृदंत प्रातिपदिक शब्द से हम पद बनाने के लिए कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, क्योंकि कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करता है कृतद्धित समासाश्च सूत्र। तो इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जब कर देंगे तो सु ले आएंगे, सु के स्थान पर वही स का अनुबंध लोप, सस्य ऋत्वे विसर्गे जो प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया से आपका प्रयोग बन जाएगा कारकः। तो अब आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न होगा कि भाई करोति इति कारकः, तो करोति आप लोगों की छोटी मोटी परीक्षा के लिए तो केवल कई बार प्रयोग उदाहरण वृत्ति दे देते हैं अर्थ। इस अर्थ में क्या बनेगा, करोति इति किम रूपम, तो करोति इति कहने पर ही मात्र से कर्ता अर्थ में हमको प्रत्यय बनाना है। अवगतम। तो इस तरह से अब ये जो नवुल त्रिचौ है, ये कहते हैं कि ये एक इसमें विशेष बात ध्यान रखिए। विशेष बात क्या है कि नवुल त्रिचौ सूत्र का प्रयोग प्रायः वर्तमान काल में ही होता है, अन्य काल में इसका प्रयोग नहीं होता। यह भाष्य कथन के आधार पर जैसे अन्य प्रत्ययों का प्रयोग किसी भी काल में होता है, लेकिन नवुल त्रिचौ इत्या इसका प्रयोग वर्तमान काल अर्थ में ही होता है, क्योंकि जब भी कार्य करेगा तो चाहे वो भूतकाल का करता है कि पाचकः गतवान, तो पाचकः गतवान इत्यादि प्रयोग के द्वारा क्रिया से आप वर्तमान भूत बता रहे हैं, लेकिन पाचक वो तभी करेगा जब वो क्रिया कर रहा है। तो इसीलिए प्रायः ये डबल और त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय वर्तमान काल में ही होता है। तो वर्तमान कालिक क्रिया के ही प्रयोग में इस नबुल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अवगतम। तो अब आपको परीक्षा में हो सकता है कि कारक प्रयोग की सिद्धि पूछ दे, हो सकता है कि कारक प्रत्यय में अक किस आदेश से हुआ है ये सूत्र पूछ दे। तो इस तरह से प्रयोग की सिद्धि को भी ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। अवगतम। दूसरी इसी तरह से जब हम क्री धातु से दूसरा जो हमारा प्रत्यय है त्रिच प्रत्यय, तो त्रिच प्रत्यय है तो स्थिति त्रिच प्रत्यय का शेष होकर के क्या बचेगा, त्रि। अब यहाँ भी त्रिच में चकार का अनुबंध लोप करके त्रि बचा है। अब वहाँ चकार भी चित्स्वर इत्यादि के लिए विधान होता है, तो त्रि बचा। अब यहाँ ध्यान रखिए विशेष प्रक्रिया में त्रि जो है ये प्रत्यय है, ये तिंग और सित प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय है। तो तिंग सित से भिन्न जहाँ प्रत्यय होता है वहाँ आर्धातुकम शेषा सूत्र से हम आर्धातुक संज्ञा करते हैं। तो इसलिए यहाँ आर्धातुकम शेषा से इस त्रिच प्रत्यय के त्रि की या त्रिच प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, और आर्धातुक संज्ञा होने के कारण हमारे पास सूत्र आपने पढ़ा है सार्वधातुक आर्धातुकयोः अनयोः परयोः इगन्तांगस्य गुणः स्यात्। सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो, आर्धातुक प्रत्यय पर में हो, तो किसी भी प्रकार के प्रत्यय पर में होने पर सार्वधातुक आर्धातुक में से किसी भी प्रकार का प्रत्यय पर में होने पर इगंत अंग को गुण होगा। तो इगंत का मतलब हो गया इक प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसका ऐसा अंग संज्ञक। तो अंग संज्ञक वर्ण, अंग संज्ञक कौन हो गया, क्री, उसका अंत में क्या है यहाँ री। तो री जो है ये क्या है, इक प्रत्याहार का वर्ण है, इक प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए इसको कर देंगे गुण। तो गुण हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, कर। री को गुण क्या करेंगे, अर, तो क्या बनेगा कर, आगे त्रि, स्थिति बनेगा कर्त्री। तो अब आपका मूल शब्द क्या बन गया, कर्त्री। अब ये कर्त्री आपका कृदंत शब्द बन गया। कृदंत शब्द बनने के बाद वही हम कृतद्धित समासा सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद प्रथमा के एक वचन में कर्त्री से सू लाते हैं। फिर आप लोग इसकी प्रक्रिया जानते हो, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा सूत्र लगता है भाई, क्योंकि कृत कर्त्री से क्या करेंगे हम,
सु लाते हैं, तो सु लाने के बाद स्थिति बनी कर्तरी प्लस सु, सु का अनुबंध लोप हो गया, क्या बनेगा स। अब यहाँ पर में जो री है इसको हो जाता है अनंग आदेश, ऋदुसनस पुरदम सोने हसांग च। अनंग आदेश होने के बाद अनंग का शेष बचेगा अन। अब क्या बनेगा कर्तृन प्लस स, कर्तृन स में न हलंत है, न हलंत होने के बाद में सु का हो जाता है अलंग्याभ्यो दीर्घात सोते स्पृक्तम हल से लो, तो स्थिति बनी कर्तृण। अब कर्तृण में यहाँ पर में उपधा जो है उसको हम क्या कर देते हैं दीर्घ। अब त्रिन त्रित स्वस्त्री नपीत्याद दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ होने के बाद इसकी स्थिति क्या बनेगी कर्तान। कर्तान के बाद न का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप होकर के प्रयोग बन जाता है कर्ता। तो ये प्रयोग सिद्ध करना हमारा अभिष्ट यहाँ नहीं है, ये तो प्रथम था, इसीलिए हमने कर दिया कि भैया ठीक है कोई बात नहीं। तो आप अब यहाँ उपधा को दीर्घ करने वाला एक दो सूत्र हैं, उन सूत्रों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इतना केवल अभिष्ट है कि त्रिच प्रत्यय हो करके प्रथमा के एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा करके कर्ता कर्ता प्रयोग बना, ये आपको ध्यान में रखना है। अवगतम। तो इस तरह से कर्ता ये रूप बन जाएगा। इसी तरह से आगे प्रयोग आता है, तो इन सब प्रयोगों को भी ध्यान में रखना है। अब जैसे प्रयोग है वोढुम, तो यहाँ वह धातु है, वहत इति बोढ़ा, ढोने वाला, ले जाने वाला। तो ले जाने वाला इस अर्थ में वह धातु है। अब वह धातु से ध्यान रखिए, ये त्रिच प्रत्यय का उदाहरण है, त्रिच प्रत्यय का उदाहरण है। तो त्रिच प्रत्यय में वह धातु से क्या करेंगे त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय का शेष क्या बचेगा वह प्लस त्रिच, त्रिच का शेष त्रि। अवगतम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वह जो है धातु, यह इस स्थिति में आप लोग थोड़ा सा यदि पीछे का प्रकरण का सूत्र कुछ पढ़े होते तो समझने में आसानी होती, अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, चर्चा कर देता हूँ, उसके आधार पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि जो हो ह के स्थान में ढ का विधान करता है, और वो सूत्र क्या है होढ़। तो होढ़ जो सूत्र है ह के स्थान में क्या करता है ढ। अब यहाँ ढ जब हो गया तो स्थिति क्या बनेगी व ढ, ये है ना, और उसके बाद में क्या है त्रिच प्रत्यय। अब ध्यान दीजिए कि ढ जो है ये झस प्रत्याहार के वर्ण के में आता है कि नहीं आता। तो झस प्रत्याहार में झभय घड़ धस में ढ आ गया, तो इसीलिए एक सूत्र आता है झसस तथोर्धोध। धसस तथोर्धोध सूत्र से क्या होता है त के स्थान में ध आदेश। तो अब त्रि जो है वो ध्री में बदल गया। बात समझ में आत। अब जो यहाँ ढ है उसके कारण स्टुनाष्टु सूत्र से ध के स्थान में ष्टुत्व होता है। ष्टुत्व जब होगा तो तवर्ग का जो ये चौथा अक्षर है उसके जगह पर स्थिति क्या बन जाएगी चतुर्थ वर्ण टवर्ग का। तो टवर्ग का स्थिति बनने के बाद भी क्या बन गया वो ढ आगे ध्री। अवगतम। अब ढ के बाद ढ होने पर एक ढ का हो जाता है लोप, तो स्थिति लोप हो जाएगी। अब यहीं ध्यान में रखिए एक विशेष सूत्र आता है, जो सूत्र क्या करता है सह धातु और वह धातु, इन दोनों धातु के जो आकार है उस आकार के जगह ओकार आदेश करता है। तो यहाँ धातु कौन है वह धातु, इस वह धातु के अ को हम ओ में बदल देंगे। तो ओ में बदल देंगे तो अब हमारा रूप बन गया वो ढ्री। अब ये वो ढ्री आपका त्रिच प्रत्यांत रूप बना। अब ये इस बोढ़ी का जैसे कर्त्री का कर्ता बना, उसी तरह से बोढ़ी इस कृदंत का प्रथमा के एकवचन में रूप बन जाएगा वोढ़ा। तो वोढ़ा बने ढोने वाला। तो वहन कर्ता इस अर्थ में वह धातु से त्रिच प्रत्यय लग करके
वोढ़ा प्रयोग बनता है। अब हमको इस प्रयोग को, चूँकि इसमें विशेष सूत्र लगता है, तो विशेष सूत्र लगने के कारण हो सकता है कि आपको परीक्षा में पूछ दे कि यहाँ पर में भैया बताओ कि वोढ़ा में ओकार किस सूत्र से आ गया। तो जब तक अब आपको यहाँ पर में सही वहो रोध अवर्णस्य सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप इस प्रयोग को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इस प्रकरण में बहुत ऐसे सूत्र आएंगे जो आपको तिगंत प्रकरण में जो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है तो वो सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा। अवगतम। तो इस तरह से यहाँ वह धातु का जो रूप बना है वो क्या करेंगे, वोढ़ा। अब ये यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखने हैं कि वह धातु से जब आपने त्रिच प्रत्यय किया तो त्रिच प्रत्यय करने के बाद त्रिच की आर्धातुक संज्ञा होगी। आर्धातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ त्रिच का त्रि जब शेष बचा तो ऐसी स्थिति में एक सूत्र आता है आर्ध धातु का सेठ बलादे। तो आर्ध धातु का सेठ बलादे जो सूत्र है, इस सूत्र के कारण बलादि आर्ध धातु को इट का आगम होता है। तो वल प्रत्याहार का वर्ण है आदि में किसके, त्रिच में त्रि। तो यहाँ इट का आगम क्यों नहीं हुआ। अवगतम। तो यहाँ कोई बात नहीं, कहते हैं कि अनुदात्त है और अनुदात्त होने के कारण अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्र से इट का निषेध हो जाता है। तो अब दो तरह से एक प्रश्न आ गया कि एक बात तो ये है कि आपने इस सूत्र में इट का आगम क्यों नहीं किया। तो अब इट का जो निषेधक सूत्र है नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचा में नोदातो, तो उदात्त होने के कारण जो इट का जो निषेध करता है ये सूत्र भी आपको ध्यान में रहे। कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि अनुदात्त होने के कारण यहाँ अनुदात्त धातु होने के कारण यहाँ इट का निषेध हो गया, एक बात। दूसरी बात कि यहाँ पर में सही बहो रोदवर्णस्य इस सूत्र के द्वारा सह धातु के वह धातु के अ के स्थान में ओकार आदेश हुआ है। तो ये जो कुछ विशेष सूत्र है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अवगतम। तस्मात् वह धातु का वहति इत्यस्मिन् अर्थे वोढ़ा इति रूपम भवति। कर लेंगे। अब जब हम इसी तरह से हम क्री धातु से जब कारक प्रयोग बना लिए हैं तो इसके स्त्रीलिंग में प्रयोग बनता है कारिका। तो अब कारक शब्द जो है, इस कारक शब्द से जब हम टाप प्रत्यय करते हैं तो टाप प्रत्यय का शेष बचता है आ। अब स्त्री प्रत्यय में एक सूत्र पढ़े हैं, प्रत्यस्थात कात ईदाप्य सुपह। प्रत्यय में रहने वाला जो क, उस क से पूर्व में अ को ई हो जाता है टाप प्रत्यय पर रहने पर। तो यहाँ कारिका में जो कार है उस र के स्थान में के अ के स्थान में इकार आदेश होता है। तो चूँकि स्त्रीलिंग में भी प्रत्यय का अर्थ कर्ता अर्थ में होगा, इसीलिए स्त्रीलिंग का भी रूप आपको यहाँ बताया। तो इसीलिए कारिका में तो कारक जब बन जाएगा उसके बाद में ही स्तृत विवक्षा में टाप आदि करके कारिका प्रयोग हम बना लेंगे। उसी बात को लिखते हैं कारिका। इसी तरह से ध्यान दो कि अब जब हम क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो त्रिच प्रत्यय करने पर आपका प्रयोग बन गया कर्त्री। तो मूल शब्द हो गया कर्त्री। अब कर्त्री शब्द से हमको स्त्रीलिंग में रूप बनाना है। तो स्त्रीलिंग में रूप बनाना है तो अब ऐसी स्थिति में स्त्री प्रत्यय का रूप याद रखना होगा कि तुम लोग सूत्र पढ़े हो, ऋण्येभ्यो गिप हृदंतेभ्यो नान्ते भ्यस्यंगीप स्यात्। ऋकारांत और नान्त धातु नान्त शब्द से स्त्रीत्व अर्थ में गीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ कर्त्री में अब ऋकारांत है, इसीलिए नीप प्रत्यय क्या हो गया, नीप का ई बचा। तो कर्त्री प्लस ई, फिर री को गुण करके अब गया कर्तर ई, जाके मिलेगा कर्त्री। अब कर्त्री है ना भाई। तो इस तरह से कर्त्री जो है ध्यान में रखना है कि एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब यहाँ हमने कहा कर्त्री में री, आगे कौन है ई। तो गुण करोगे कि को एण से यण होगा, क्योंकि गुण किसको करोगे, बात नहीं समझ में आ रही है भाई। कर्त्री शब्द है
कर्तरी शब्द से क्या करोगे, ऋण्येभ्यो गीप से ङीप प्रत्यय हो गया, तो ङीप हो गया, तो ङीप का क्या बचा शेष, ई। अब ई जो है यहाँ पर में कर्तरी में री जो है ये इक प्रत्याहार का वर्ण है, आगे अच कौन वर्ण में है, ई, तो इको एन से यन कर देंगे, तो री को गण यन क्या होगा, र, री को यन य होगा, र होगा, तो और र जाके मिलेगा क्या होगा, कर्त्र, और कर्त्र जब बना तो आगे ई से जाकर के मिल जाएगा क्या होगा, कर्त्री, और कर्त्री जब बना तो ऐसी स्थिति में गीप होने के कारण सु लाने के बाद सु का लोप हो करके प्रयोग बन जाएगा कर्त्री। तो ये कर्त्री प्रयोग किसमें बना, स्त्रीलिंग में, और कारिका प्रयोग कहाँ बना, स्त्रीलिंग में। तो नवुल प्रत्यय का टाप प्रत्यांत स्त्रीलिंग प्रयोग कारिका, त्रिच प्रत्यांत कर्तरी शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग क्या बनेगा, कर्त्री। तो ये दोनों ही प्रयोग स्त्रीलिंग में आते हैं। अवगतम। अब इसी तरह से हमारा अगला जो उदाहरण है, तो कम से कम जो उदाहरण है कुछ वो अच्छी तरह ध्यान में रखना। अब एक उदाहरण दिया है कुटिता। तो कुटिता कैसे बनेगा भाई, सीधा सीधा है, कुट धातु है, और कुट धातु होने के कारण यहाँ त्रिच प्रत्यय करोगे, स्थिति क्या बन गई, कुट प्लस त्रिच, ये स्थिति बने। अब कुट प्लस त्रिच जब स्थिति में है तो त्रिच का बचेगा त्रि। अब यही त्रि की क्या कर दोगे, आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक संज्ञा होने के बाद यहाँ पर में ध्यान रखना कि कुट धातु में ऊ है, तो ऊ जो है वो उपधा में है और लघु अक्षर है, तो लघु अक्षर होने के कारण अब यहाँ उगंत लघुपधस्य च सूत्र से गुण होना चाहिए, तो गुण क्यों नहीं होता। अब ये एक विशेष बात आ गई सूत्र में ध्यान रखने के लिए कि कुटिता जब प्रयोग हमको बनाना है तो इस कुटिता प्रयोग में कुट धातु से त्रिच प्रत्यय करने के बाद अभी हमारे पास जब कुट त्रि है, इस स्थिति में लघुपद गुण प्राप्त होता है। तो लघुपद गुण क्यों नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ लिखते हैं कि नहीं, यहाँ निषेध हो जाता है, और वो सूत्र दे दिया गांग कुटा इत्यादि है। तो एक सूत्र है गांग कुटादिभ्यो ईणितः, गांग कुटादिभ्यो ईणितः, उसका मतलब होता है जहाँ गांग आदेश हो और कुट आदि धातु है उससे परे णित प्रत्यय गितवत हो जाता है। ईत णित प्रत्यय क्या होता है, गिदवत। अवगतम। तो गिदवत होने के कारण उसको निषेध हो जाता है किंगित च से, तो गुण का निषेध हो गया, तो केवल कुट ही रहा, उसमें लघुपद गुण नहीं हुआ। तो लघुपद गुण नहीं होने के कारण आर्धातु का सेठ बलादे से इट का आगम हो गया, कुट प्लस ई, आगे त्रि शब्द बन गया कुटित्री। कुटित्री शब्द के प्रथमा के एक वचन रूप बना लेंगे कुटिता। अवगतम। इसी तरह से हमारा प्रयोग बनता है विजिता। तो धातु कौन है, विज धातु। विज धातु है, तो इस विज धातु में भी हम क्या करेंगे, त्रिच प्रत्यय करेंगे। त्रिच प्रत्यय करने के बाद विज प्लस त्रिच, अब यहाँ भी गुण प्राप्त होगा, लेकिन उस गुण को कर देंगे निषेध। अवगतम। तो एक सूत्र आता है विज इट, इस सूत्र से इट का आगम और गुण का निषेध। तो इस तरह से विजेह परे इडादि प्रत्यो गिदवत स्यात्, तो विज धातु से परे जो इडादि होता है उसको गिदवत भाव हो जाता है। तो विज इट सूत्र से गिदवत भाव होने के कारण गुण का निषेध हो गया, और इट है ही स्थित प्रयोग बन गया विजित्री, शब्द बन जाएगा विजिता। तो इस तरह से इस प्रकरण में प्रत्यय तो वही त्रिच और णवुल प्रत्यय करेंगे, लेकिन कुछ विशेष जो प्रयोग है उसको ध्यान रखना है। इसी तरह से उदाहरण है, प्रयोग बनता है घातकः, तो हंति इति घातकः। तो हंति इस अर्थ में घातकः प्रयोग आपको बनाना है। तो ध्यान रखिए धातु कौन है, हन धातु। हन धातु से क्या करेंगे, णवुल प्रत्यय। णवुल का शेष सोचेगा वु, स्थिति क्या बनी, हन प्लस वु,
वू के स्थान में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अक। अब जब ये स्थिति बनी तो यहाँ पर में हमको प्रयोग बनाना है घातकः। अब ये घातकः कैसे बनेगा, तो यहाँ विशेष सूत्र लाया है कि एक सूत्र आप लोग तिगंत प्रकरण में पढ़े हो, हनस्तो अचिन्नलोह, हनस्तो अचिन्नलोह। ये सूत्र कहता है कि हनस्ते हने तकारो अंतादेश स्यात्, हन धातु के अंतिम वर्ण के स्थान में तकार आदेश होता है चिण नल वर्ज्य। तो अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर में हनस्तो अचिन्नलोह इस सूत्र से हित नित प्रत्यय परे रहने पर अंतिम जो वर्ण न, उस न के स्थान में त आदेश कर देंगे। तो स्थिति क्या बन गई है, हन प्लस हन के स्थान पे न को अब त में बदल दिया, तो स्थिति क्या बन गया, हत और अक। अब यहाँ जो हन धातु जो ह है, एक सूत्र है हो हंते ऋण्येषु, इस सूत्र से धातु के हकार को घ में बदलेंगे। तो जब घ हो गया तो हन का ह जो है घ हो गया। स्थिति बनी हमारी घ त प्लस णबुल का वू परिवर्तनक, तो घत प्लस अक। अब यहाँ णबुल में नकार की संज्ञा हुई है, इसीलिए ये प्रत्यय णित प्रत्यय है। णित प्रत्यय होने के कारण तुरंत जो नियम आपका है अतुपधाया, कि यदि उपधा में आकार है और हित नित प्रत्यय बाद में है तो उपधा को वृद्धि होती। उपधा किसे कहते, अंतिम से पूर्ण वर्ण, पूर्व वर्ण। अंतिम वर्ण कौन है, घत में त, उससे पूर्व वर्ण कौन है, अ। तो घ का जो अ है उसको हम आ में बदलेंगे, तो स्थिति क्या बनी, घात प्लस अक जाकर मिलेगा घातकः। तो घातक का अर्थ क्या हुआ, हंती, हनन करने वाला। तो हम जब इस स्थिति में प्रयोग करते हैं तो लोक व्यवहार में वाक्य का प्रयोग करेंगे हंतीति, जो मारने वाला है। मारने वाले को हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे घातक। तो इस तरह से आपको परीक्षा में पूछेगा कि हंतीति इत्यस्मिन् अर्थे किम रूपम, हंती इस अर्थ में क्या रूप बनता है, कर्ता अर्थ को बताने के लिए। तो आपको बताना पड़ेगा घातकः। अब यदि ये ज्ञान नहीं है तो अब आप, कोई बोलेगा हानकः, कोई बनेगा हनकः, क्योंकि इतना याद रहता है आपको कि वो अक में बदलता है, हन धातु है, जा कर के मिल जाएगा अक, तो हनक बनेगा। ज़्यादा किसी को ज्ञान है तो उपधा को वृद्धि कर देंगे तो कहेंगे हानकः बनेगा। ये सब प्रयोग कहीं देख नहीं रहे हो, परीक्षा में पूछा है घातकः। तो अब परीक्षा में ये उल्टा प्रश्न पूछ दिया कि घातकः प्रयोग की सिद्धि कीजिए किस अर्थ में है। तो हमारे बच्चे आजकल इतना बुद्धिमान हो चुके हैं कि उनको व्याकरण में पाणिनि के सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही सूत्र बना लेते हैं, खुद भी प्रत्यय बना लेते हैं। तो वो लिख देगा घत धातो, और घत धातो घता के इति सूत्रेण अक प्रत्यय। भगवान की दया से खुद ही सूत्र बनाते हैं और खुद ही, और तब जाकर के परीक्षा से निकलने के बाद बच्चों को बोलेंगे अपने साथियों को कि 100% ये मेरा प्रश्न सही है। तो इस तरह की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होने लग गई है, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखिए, साफ साफ विषय को ध्यान में रख कर के पढ़िए। तो इस एक अर्थ को बताने के लिए क्या परिवर्तन होता है, क्या रूप बनता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कम से कम व्याख्या न भी करें लेकिन मूल रूप में जो परिवर्तन होता है वो ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह से हंति इत्यस्मिन् अर्थे, हन धातु से हम नवुल प्रत्यय जब करेंगे तो नवुल का शेष बचेगा व, उसके अक और अक के परिवर्तन होने के बाद हन के न को त में बदलते हैं, ह को घ में बदलते हैं, उपधा को वृद्धि करते हैं, तब जा कर के प्रयोग बनता है घातक। और घातक शब्द से प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग करके क्या बनेगा, घातकः। अवगतम। अब इसी तरह से दा धातु है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दा धातु का नवुल प्रत्यय होने पर क्या बनेगा, रूप, रूप बनेगा दायकः। तो दायकः बनेगा तो दा धातु से है, दा धातु से नवुल प्रत्यय करेंगे, नवुल का शेष क्या बचेगा, वू, वू का परिवर्तन होगा अक, स्थिति क्या बनी, दा प्लस अक। अब इस स्थिति में
इस स्थिति में क्या होगा कि एक सूत्र आता है आतो युक चिण नल कृतो हो। तो आतो युक चिण कृतो हो जो सूत्र है, आतो युक चिण कृतो हो, ये सूत्र कहता है कि आदंत जो धातु होता है उससे युक का आगम होता है हित णित प्रत्यय परे रहने पर। तो आदंत धातु कौन है? दा धातु, उससे णित प्रत्यय कौन पर में है? णबुल प्रत्यय। तो स्थिति क्या बनी? दा प्लस णबुल में जो णित प्रत्यय है अक, तो इस दा धातु से युक का आगम करेंगे और युक का शेष क्या बचेगा? य। तो स्थिति क्या बनी? दा य प्लस अक जा करके मिलेगा क्या बनेगा? दायक। दायक से सूर्य विसर्ग करेंगे, क्या प्रयोग बन जाएगा? दायकः। अवगतम? तो दा धातु से तो दायकः। अब हमको क्या होता है? दायकः प्रयोग कम बोलते हैं और त्रिच प्रत्यय लगा करके बोलते हैं। देने वाले को क्या कहते हैं? दाता। तो देने वाले को जैसे हम दाता बोलते हैं उसी तरह से देने वाला दायकः भी है। तो दा धातु से नबुल प्रत्यय करने पर दा का जो रूप है धातु वो आकारांत धातु है और णित कृत प्रत्यय पर में है, इसीलिए णित कृत प्रत्यय परे रहने के कारण आतो युक चिण कृतो सूत्र से युक का आगम होकर के क्या बचेगा? शेष य। स्थिति बनी दा य प्लस अक जाके मिल जाएगा दायकः। अवगतम? अब इसी तरह से अब एक उदाहरण बनता है शमकः। तो सम धातु है, अब जरा ध्यान दीजिए, सम धातु है समु उपसमे। तो सम धातु जब है उससे हम नबुल प्रत्यय करेंगे, तो नबुल प्रत्यय करेंगे तो नबुल प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? वू का परिवर्तन अक। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ नबुल प्रत्यय में णकार की संज्ञा होने के कारण अब उपधा को वृद्धि होगी। उपधा कौन है? सम का म और म से पूर्व वर्ण अ, तो यहाँ उपधा को वृद्धि होगी। तो वृद्धि होकर के प्रयोग क्या बनना चाहिए? शामकः, जबकि प्रयोग बनता है शमकः। तो शमकः अब प्रयोग कैसे बनेगा? जो नित्य नियम है, स्वाभाविक जो नियम है, उस नियम की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो नियम क्यों नहीं लगा? अर्थात उपधा को वृद्धि क्यों नहीं हुई? तो इस तरह से अब परीक्षा के लिए एक विशेष प्रश्न आ गया कि यहाँ उपधा वृद्धि क्यों नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे ऐसे जहाँ पर में विशेष नियम है। तो एक सूत्र है, ध्यान रखो, एक सूत्र है नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाचामे। क्या सूत्र है? नोदातो। तुम लोग किताब यदि सामने में कभी भी पढ़ो तो किताब सामने में रखो ताकि वहाँ सूत्र दिखता चले। एक सूत्र है नोदातोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः। ये कहता है उपधायाः वृद्धिर्न स्यात्, उपधा को वृद्धि नहीं होती है। चिण ञित कृति च प्रत्यय, चिण णित कृत प्रत्यय परे रहने पर। तो किसको? मान्तस्य, मकार है अंत में जिसके ऐसे धातु को, उदात्त जो न हो, तो अनुदात्त मांत धातु को। तो ऐसी स्थिति में यहाँ शम धातु कौन है? मांत। तो मांत है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? उपधा की वृद्धि का निषेध हो जाएगा। तो निषेध हो जाएगा तो वृद्धि नहीं होगी, सीधे जाके मिलेगा तो प्रयोग क्या बनेगा? शमकः। इसी तरह से दमु उपसमय धातु है, तो दमु उपसमय में भी यहाँ भी उपधा को वृद्धि का निषेध कर देंगे तो क्या बन जाएगा? दमकः। तो शमकः दमकः। तो जो ही किसी को पूछोगे कि यहाँ प्रत्यय कौन सा है? णबुल। णबुल है तो भैया उपधा को वृद्धि क्यों नहीं हुई? तो ये जो वृद्धि निषेधक सूत्र है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अवगतम? इसी तरह से अब यहाँ देखो कि एक प्रयोग आता है जनकः। तो जनकः जो प्रयोग है यहाँ जन धातु है, जनी प्रादुर्भावे। तो जनी प्रादुर्भावे इस अर्थ में जनयति जनकः। तो जन धातु से जब हम नबुल प्रत्यय करेंगे तो नबुल प्रत्यय में भी क्या होगा? वू का अक ये परिवर्तन होगा। तो जन प्लस अक हुआ। तो जन प्लस अक हुआ तो अब यहाँ भी वृद्धि होनी चाहिए। तो वहाँ जो वृद्धि हो रही थी उसको निषेध तो आपने उस सूत्र से कर दिया, मांत धातु था तो वृद्धि का निषेध हो गया। लेकिन यहाँ तो धातु मांत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या करें? तो इसके लिए भी वही सूत्र लिखा है जनिबध्योश्च, माने जन धातु और बध धातु के भी उपधा को वृद्धि नहीं होती। तो जन धातु है ही, इसके उपधा को वृद्धि नहीं करेंगे,
तो सीधा ऐसे कैसे रह जाएगा, जाके अक से मिलेगा, क्या बनेगा, जनकः। तो जन धातु और बध धातु इसके उपधा को वृद्धि नहीं होती है ईत नित कृत प्रत्यय परे रहने पर। तो ऐसी स्थिति में सीधे प्रयोग आपका जन्यते इति जनकः, अवगतम। तो यह जन धातु से, इसी तरह से बध धातु है हिंसा अर्थ में, तो जो बध करेगा उसे क्या कहेंगे, बधकः। तो बध धातु से भी णवुल प्रत्यय, णवुल का शेष वही वु, यहाँ भी उपधा को वृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन जनेबध्योच्च से क्या हो जाएगा, निषेध। तो निषेध होकर के सीधे मिलेगा, बन गया वधकः, अवगतम। अब यहाँ इसी तरह से एक धातु है रद धातु हिंसा अर्थ में। तो रद धातु है हिंसा अर्थ में, तो यहाँ पर में रद धातु से णवुल प्रत्यय करने पर प्रयोग क्या बनना चाहिए, रधकः। लेकिन रधकः प्रयोग नहीं हो करके प्रयोग बनता है रंधकः। तो अब रंधकः यहाँ कैसे बन गया, ये एक दिक्कत आई। इसीलिए विशेष नियम ला दिया, रधि जबो रचि, मैंने रध धातु और जब धातु इससे परे अच होने पर, समझेंगे न, क्या होगा, नुम का आगम। तो णवुल प्रत्यय का जो परिवर्तन आपने ऊ के स्थान में जो अक किया है, तो अक में अच बाद में है, तो रध धातु और बध धातु इन दोनों से, जब धातु इन दोनों से क्या करेंगे हम, नुम का आगम। तो नुम का आगम जो होगा वो मित है, इसीलिए अंत से परे पूर्व में होगा। तो मिदचोन्त्यात् परः, अवगतम, अंतिम अच से पूर्व। तो अंतिम मने कुल मिला के रो और ध इसके बीच में हो जाएगा। तो रो और ध के बीच में नुम आ गया, तो नुम करेंगे तो नुम का शेष बचेगा न, तो न हो जाएगा, स्थिति क्या बनेगी, रंध। आगे अक से जाके मिलेगा, प्रयोग करेगा रंधकः। तो रध धातु का हिंसा अर्थ में तो रंधयति इति रंधकः। इसी तरह से जंभयति इति जंभकः। तो जंभ धातु है, तो यहाँ मूल धातु कौन है, जभ। जब धातु से वही णवुल, णवुल का अक जाकर मिलेगा, क्या बनेगा, जभगः। कर लेंगे। अब इसी तरह से रध धातु जो है उससे त्रिच प्रत्यय जब हम करते हैं तो रूप बनता है रधिता। क्या बनेगा, रधिता। अब ये रधिता और रद्धा ये दो रूप बनते हैं त्रिच में। तो ध्यान रखना कि ये जो रध धातु से जब हम त्रिच प्रत्यय करते हैं तो एक सूत्र आता है नेट्य लिटि रधे। सामने में किताब जो रखे हो वो देख सकते हो। तो एक सूत्र है नित्य लिटि रधे। ये सूत्र क्या करता है, लिट को छोड़ करके, अवगतम, और लिट को छोड़ करके जो रध धातु होता है उससे नुम का आगम होता है विकल्प से, अवगतम। क्या, नुम का निषेध होता है, विकल्प नहीं, नुम का निषेध करता है। क्योंकि रधि जब वो रचि जो सूत्र है ये तो क्या कहेगा कि रध और जब धातु से नुम का आगम होगा, तो नुम का आगम होना चाहिए, तो यहाँ नुम का निषेध करेगा, निट्य लिटि रधे। अब नुट नहीं हुआ, नुट जब नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में रध का रध ही बचा। और इसके साथ ही एक सूत्र आता है रधादिभ्यस्य। रधादिभ्यस्य सूत्र विकल्प से इट करता है। तो जिस पक्ष में विकल्प से इट हो जाएगा तो र ध प्लस ई त्रि जाके मिलेगा, प्रयोग क्या मिलेगा, रधित्री। और रधित्री शब्द के प्रथमा के एक वचन में क्या बन जाएगा, रधिता। अब यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि इट पक्ष में तो रूप बनेगा रधिता, और जिस पक्ष में इट नहीं होगा उस पक्ष में क्रिया प्रयोग बनेगा रद्धा, अवगतम। कैसे, तो रध धातु है, अब यहाँ नुम का निषेध भी होगा, इट का विकल्प पक्ष है, तो रध प्लस त्रि। तो रध प्लस त्रि, यहाँ झस प्रत्याहार का वर्ण है कौन, ध, उस रध का ध, उसके बाद में जो त है उसको झसस तथोर धोध से क्या करेंगे, ध आदेश। तो स्थिति क्या बनी, र ध ध्री। अब पूर्व जो ध है उसको आप झलाम जसी से जस तो कर दीजिए, तो स्थिति बनेगी द। स्थिति क्या बना, रध्री। और रध्री धातु से प्रथमा के एक वचन में क्या बन जाएगा, रद्धा। तो इस तरह से रध्र, रद धातु के इट के अभाव पक्ष में एक प्रयोग बन गया रद्धा, और इट पक्ष में रूप क्या बनेगा, रधिता। कर लेंगे।
इसी तरह से कुछ और प्रयोग शब्द दिए हैं। तो इन सारे प्रयोगों को ध्यान में रख करके जो मुख्य मुख्य प्रयोग है वो हमने आपको बताया। जैसे मत्स्य धातु है तो उसका भी प्रयोग क्या बनता है, मंगता। नश धातु का रूप बनेगा नष्टा, और विकल्प से इट होने के कारण नशिता। इसी तरह से रभ धातु है उसका प्रयोग बनेगा रभकः और रब्धा। लब धातु का लंभकः और लब्धा। तो यहाँ भी सूत्र दे दिया है, रभे रषभ लिटो हो, इससे नुम का आगम हो जाएगा। और लभेश्य, इससे क्या होगा, लब धातु से भी हो जाएगा। तो लंभकः और रंभका, ये सारे के सारे प्रयोग बन जाते हैं। अब यहाँ एक प्रयोग आता है आगे देखो, एशिता और एष्टा। तो धातु क्या है, इस धातु है। क्या धातु, इस धातु। इस धातु से आप त्रिच प्रत्यय करेंगे तो इश प्लस त्रिच, ये स्थिति होगी इच्छा अर्थ में। तो इश प्लस त्रिच, त्रिच का त्रिवचा। अब यहाँ एक विशेष सूत्र आता है, जो सूत्र आपको ध्यान रखना है। वो सूत्र विकल्प से इट का आगम करता है। वो सूत्र है तीशशः। तो सूत्र है तीशशः लुभ रुष ऋषः। ये सूत्र क्या कहता है कि इन इच्छा इत्यादि अर्थ में तादि धातु जहाँ है, आर धातु जहाँ है, उसको विकल्प से इट का आगम होता है। तो यहाँ विकल्प से इट का आगम कर देंगे तो एक पक्ष में इट जब हो गया तो ए स ईत लघु पद गुण हो करके ई एश में बदलेगा। ए श ईत एशित्री, क्या प्रयोग बनेगा, एशित्री। एशित्री के प्रथमा के एक वचन में रूप बन जाएगा एशिता, चाहने वाला। जब हम इट का आगम नहीं करेंगे तो इस स्थिति में क्या बना, एशत्री। भाई गुण लघु पद गुण तो हो ही जाएगा, और स्थिति क्या है ना, एशत्री। और षटकोण वाले श होने के कारण ष्टुत्व हो जाएगा तो को ट में। स्थिति क्या बनेगी, एष्ट्री। एष्ट्री के प्रथमा के एक वचन में रूप क्या बन जाएगा, एष्टा। तो इस तरह से एष धातु का एशिता और एष्टा। इसी तरह से सह धातु का रूप क्या बनेगा, सहिता और सोढ़ा, ये दोनों। तो जैसे अभी वोढ़ा बनाए थे इसी सूत्र से, उसी सूत्र से सह धातु के भी अ को ओ हो जाएगा। तो जिस पक्ष में इट नहीं होगा उस पक्ष में तो सह धातु से सोढ़ा प्रयोग बनेगा, और जब इट हो जाएगा तो सहिता प्रयोग बनेगा। अवगतम। इसी तरह से दरिद्रता, दरिद्राय का इत्यादि सारे प्रयोग बनते हैं। और इस तरह से जो णवुल और त्रिच प्रत्यय लग करके प्रायः जितने भी प्रयोग हैं प्रसिद्ध, ये सारे प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह से कहीं भी हो किसी भी अर्थ में, तो सामान्य रूप में ये समझ लो कि जहाँ कहीं भी अक होता है कर्तृत्व अर्थबोध होता है, या अंत में अब इतना ध्यान रखो कि ध्यान दीजिए कि जैसे आपने ये समझ लिया कि त्रि जो है ये त्रिच प्रत्यय का शेष बचा। अब ये त्रिच प्रत्यय का जो शेष बचा, इसमें अब आपको ध्यान रखो कि भाई त्रि का अंत में क्या बना दिया, रूप बना करके ता। तो मान लो कुछ भी नहीं आपको पता है भगवान की दया से, तो भी परीक्षा में यदि अब प्रत्यय को पहचानना है तो क्या करें। तो त्रिता में बना, ये तो पता है। अब तो का जो परिवर्तन होता है वो दो तीन रूप में होता है। तो जो है कहीं ध में बदलेगा, कहीं ढ में बदलेगा, कहीं ट में बदलेगा। अब ध्यान दो, जैसे हमने अभी कहा कि वोढ़ा बना, तो वोढ़ा में जो त था वही विशेष नियम के कारण, विशेष वर्ण होने के कारण ढ में बदला, ढ को ढा में बदल दिया तो वोढ़ा बना, सोढ़ा बना। इसी तरह से आपने अभी रद्धा बनाया, तो रद्धा में भी त्रि जो था वो ध्री में बदला, ध्री का धा बना। एष्टा में आपने क्या देखा, त्रि में बदला, टा परिवर्तन हुआ। इसका मतलब कहीं पर में त्रि ता के ही रूप में रहेगा, कहीं पर में टा में बदलेगा, कहीं धा में बदलेगा और कहीं ढा में बदलेगा। तो अब इस तरह से जिस किसी भी धातु के अंत में
टा, टा, ढा और धा ये सुनाई दे, लगे कि इसका अर्थ करने वाला कोई करता है, तो समझ जाइए कि ये त्रिच प्रत्यांत रूप है। तो चाहे वो ढा रहे, चाहे सोढ़ा रहे, चाहे एष्टा रहे, चाहे कर्ता रहे, चाहे लब्धा रहे। अब मान लीजिए लब धातु है, लब धातु से कोई पूछेगा कि लब्धा मने प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला जो है, तो अब लब धातु देखते ही भाई यदि वर्ग का चौथा अक्षर हो तो ध में बदलेगा, और ध में बदलेगा तो धा बनेगा। तो हमने कहा लब्धा। अवगतम। यदि ह है किसी के अंत में तो वो ढ में बदलेगा, तो वहाँ वो ढा इत्यादि। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं जिस वर्ण के रहने पर विशेष परिवर्तन होता है, वो हम ध्यान रख लें तो ये कृदंत प्रत्यय आसान हो जाता है। इस तरह से हमने कृदंत प्रत्यय का प्रारंभ कर दिया है। अब आगे की चर्चा करेंगे शेष। और अगला सूत्र आपका होगा नंदी ग्रही पचा दिव्यो लिनुनिचः, जिसकी चर्चा करेंगे बाद में। और आज घड़ी भी नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है कितना समय हुआ है, तो शेष चर्चा हम करेंगे कल के पाठ में। और अभी वाक्यपदीयम का जो पाठ है वो फिर अपन मिलते हैं उसमें 15-20 मिनट के बाद। लेकिन आप लोग इसको जित स्थिति में आप लोग पढ़ रहे हैं या जितना इसको आगे बढ़ना चाहिए, फैलना चाहिए, वो हो नहीं रहा है, ताकि इससे बच्चों की उपस्थिति उतनी नहीं हो पा रही है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें ताकि बच्चे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो इसको आगे करते रहिए, बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तभी अपनी इस क्लास की उपयोगिता है कि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिले। यदि कुछ ही छात्रों के द्वारा यदि बात चले तो ऐसी स्थिति में अपना उस परिश्रम का वो फल नहीं प्राप्त हो रहा है जो मुख्य ध्येय है, अधिक से अधिक बच्चों को ज्ञान हो। तो इसके लिए देखते